बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं अपर्णा। वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 30 नवंबर को है देव दीपावली। आदर्श ग्राम के लोगों से भी इस मौके पर संवाद कर सकते हैं। फिलहाल जो आधिकारिक रूप से कार्यक्रम है वो जारी नहीं हुआ है। तो देव दीपावली के मौके पर काशी आ सकते हैं पीएम मोदी। 30 नवंबर को है देव दीपावली का कार्यक्रम। वाराणसी में गंगा घाट में कल से ही संपूर्ण आरती का कार्यक्रम शुरू हुआ है। हालांकि पीएम मोदी जाएंगे नहीं, इसको लेकर ऑफिशियल कार्यक्रम रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियों में सक्रियता देखने को मिल रही है। 30 नवंबर को है देव दीपावली और 30 नवंबर को ही देव दीपावली के मौके पर वाराणसी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से उनका कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही इस मौके पर आदर्श ग्राम के लोगों से संवाद भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तमाम जो योजनाएं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, वाराणसी केंद्र जो योजनाएं हैं जिन्हें शुरू किया गया है, उनका फायदा धरातल पर लोगों को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, कहां तक पहुंची हैं योजनाएं, उन तमाम चीजों की समीक्षा भी कर सकते हैं। इस दौरान आदर्श ग्राम के लोगों से संवाद करके जान सकते हैं। तो पीएम मोदी का ऑफिशियल प्रोग्राम अब तक रिलीज नहीं हुआ है वाराणसी जाने का, लेकिन खबर है कि वाराणसी जा सकते हैं देव दीपावली के मौके पर। और अगर काशी की रौनक की बात की जाए तो कोरोना काल में 18 मार्च से संपूर्ण आरती का कार्यक्रम बंद किया गया था, वो कल से ही 9 महीने बाद वो कार्यक्रम एक बार फिर शुरू हुआ है। कल पहली बार यहाँ 9 महीने के इस समय में पहली बार कल संपूर्ण आरती गंगा घाटों पर हुई थी। और अब देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री के जाने की खबर से कार्यकर्ता और जो स्थानीय लोग हैं बेहद उत्साहित हैं। तो आदर्श ग्राम के लोगों से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री। ऑफिशियल कार्यक्रम का सभी को इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सोनभद्र मिर्जापुर के लिए 5,555 करोड़ की 23 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मिर्जापुर सोनभद्र आजादी के बाद से दशकों तक उपेक्षा का शिकार रहा, लेकिन हमारी सरकार इस क्षेत्र को मुख्यधारा में ला रही है। इस पेयजल परियोजना से लाखों लोगों को नल से साफ पानी मिलेगा और साफ पानी से कुपोषण पर अंकुश लगेगा। तो 23 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। 5,555 करोड़ की ये पेयजल परियोजनाएं, हर घर जल ये परियोजना, और इसके जरिए सभी के घर में साफ पानी पहुंच पाएगा और साथ ही गंदे पानी से होने वाली बीमारियों पर भी अंकुश लगेगा। जो क्षेत्र अब तक दशकों तक विकास से महरूम रहे, उपेक्षा का शिकार रहे, अब ऐसा नहीं होगा और लाखों लोगों को नल से पीने का साफ पानी मिलेगा। जल पहुंचाने के अभियान को अब करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है और इसमें लाखों परिवार हमारे उत्तर प्रदेश के भी हैं। हम अपने गांव में रहने वाले गांववासी हमारे भाइयों बहनों के लिए शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि इंसेफ्लाइटिस को उत्तर प्रदेश में योगी ने जिस तरह से रोका, आज उसकी हर तरफ चर्चा है। योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इंसेफ्लाइटिस के मामलों में कमी आई है,
उसकी चर्चा तो दूर दूर तक है। एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। मासूम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं मानता हूं हर उत्तर प्रदेश वासी इतने आशीर्वाद देता होगा, इतना आशीर्वाद देता होगा, शायद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी जैसे बड़े प्रदेश में योगी सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बिना भेदभाव विकास कर रहे हैं। पीएम मोदी के एजेंडे में गांव गरीब शामिल है। एसपी बीएसपी सरकारों ने इस पिछड़े हुए क्षेत्र के उत्थान के लिए काम नहीं किया। सांसद श्री पकौड़ी लाल कोल जी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनकी अनुकंपा से आज इस बिंदु क्षेत्र की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। प्रयागराज में आरएसएस की बैठक जारी है जो 2 दिन तक चलेगी। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश भैयाजी जोशी समेत अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष प्रांत के 31 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे सीएम योगी भी बैठक में शिरकत करेंगे। योगी अलग से मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस अहम बैठक में लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक का स्थल वशिष्ठ वात्सल्य कॉलेज जो प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत गौहनिया में हो चुकी है। यह बैठक वशिष्ठ वात्सल्य ग्लोबल स्कूल में हो रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की इस बैठक में आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ ही साथ सह कार्यवाह भैयाजी जोशी सहित तमाम केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हैं और 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में तमाम अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। खास तौर पर राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता के साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर लोगों के बीच जन जागरण करने और करोड़ों परिवारों को इस अभियान से जोड़ने को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ इस बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर भी मंथन होगा और कोई न कोई प्रस्ताव इसमें पारित किया जा सकता है। स्वदेशी मंच, इसके साथ ही साथ गौ रक्षा, धर्मांतरण पर रोक जैसे विषयों पर भी इसमें चर्चा होगी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे कोरोना काल में तमाम लोग जो बेरोजगार हुए हैं किस तरह से उनको रोजगार से जोड़ा जाए और जो कुटुंब है, परिवार, हिंदू परिवार में जो बिखराव हो रहा है उसको किस तरह से एकजुट किया जाए, इन तमाम विषयों पर इसमें चर्चा होगी। लेकिन वो एक विषय जो सबसे अहम है कि आरएसएस का जो अनुसांगिक संगठन है विद्या भारती, उसने एक तैयारी की है कि आदिवासी वनवासी जो लोग हैं उनको किस तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए, उनको किस तरह से शिक्षित किया जाए। इसके लिए कुरांव इलाके में जो कि पिछड़ा इलाका है जहां पर आदिवासी और वनवासी लोग हैं, खास तौर पर कोल जाति के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए एक विश्वविद्यालय खोलने की योजना है और इस बैठक में उस योजना पर भी मुहर लग सकती है। इसके साथ ही साथ शंकरगढ़ का जो इलाका है जो कि पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ के नारीबारी में एक नेत्र चिकित्सालय खोले जाने की भी आरएसएस की योजना है। इन 2 योजनाओं की सौगात इस बैठक के बाद
प्रयागराज की जनता को मिल सकती है। तो इस तरह से इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, लेकिन प्रयागराज के लिए चूंकि यह बैठक प्रयागराज में हो रही है, इन दो विषयों के नाते यह बैठक काफ़ी अहम है, क्योंकि इस बैठक के बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय कोरांव क्षेत्र में खोले जाने और नारेबारी में नेत्र चिकित्सालय को लेकर आरएसएस बड़ी सौगात प्रयागराज की जनता को दे सकती है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लोहिया संस्थान के निदेशक ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी ने पद से इस्तीफा दिया है। आंतरिक कलह बताई जा रही है इस्तीफे की वजह। एक हफ्ता पहले ही यहां दोबारा ज्वाइन किया था। पुराने आरोप के चलते डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी को हटाया गया था और एक बार फिर यहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एक हफ्ता पहले, 7 दिन पहले ही दोबारा ज्वाइन किया था पद को डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी ने। पहले पुराने आरोप के चलते उन्हें हटाया गया था और अब लोहिया संस्थान के निदेशक के पद से डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक हफ्ते में ही दोबारा इस्तीफा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपर्णा बताया जाए, 24 जून को मुख्यमंत्री जी की वहां पर औचक निरीक्षण के दौरान पे कोविड में शिथिलता बरतने के आरोप में हटाए गए थे। इससे पूर्व में संत कबीर नगर के सांसद ने नियुक्ति संबंधी धांधली में आरोप लगाए थे, जिसके बाद में उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यविरत कर दिया गया था। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कोविड में शिथिलता बरतने की ही जांच हुई थी, लेकिन शासन ने उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर 13 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग करा दी। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद शासन के अधिकारियों को जब फटकार लगी है, दोबारा से दबाव में ए.के. त्रिपाठी जी को दोबारा से इस्तीफा दिलवाया गया और इस्तीफे के तत्काल बाद में उस इस्तीफे को राजभवन भेज करके शनिवार को ही राजभवन ने उस पर मंजूर कर लिया। ऐसे में राजभवन के पास अब ये बड़ी चुनौती है, जहां पूर्व कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर नुजहत हुसैन के द्वारा अभी चार्ज लेने से मना कर दिया गया और राजभवन अब इस पर मंथन कर रहा है कि किसको चार्ज दिया जाए। आंतरिक कलहों की वजह से जहां ये बात बिल्कुल सामने निकल के आ रही, लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला है, जहां शासन से सत्ता तक इनके अचानक इस्तीफे से सारी कानाफूसी का तो गंभीर आरोप के बाद ये कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन है। मुलायम सिंह यादव लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर आए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर जश्न मनाया और अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी लोगों ने नेताजी को जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश ने कहा कि हम लोग नेताजी के आदर्शों पर चलेंगे और समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ, पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 82वां बर्थडे और सड़क पर कार्यकर्ताओं का जश्न, उनका उत्साह। राजनीतिक शिष्टाचार ये है कि जब किसी भी नेता को कार्यक्रम या इस तरह का जन्मदिन होता है, मैं समझता हूँ समाज के हर हिस्से से बधाइयाँ आती हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, साथ साथ स्पीकर साहब का और देश के गडकरी साहब जी जो बड़े मंत्री हैं, ऐसे तमाम नेता जो पार्टी किसी के बने रहे हों लेकिन नेताजी को किसी न किसी रूप में जानते थे, उनका काम देखा है, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने मुलायम सिंह यादव जी से बात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वो देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक हैं जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित हैं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर यहाँ पर शुभकामना संदेश दिया। वो ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से बात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो देश के सबसे वरिष्ठ अनुभवी नेताओं में से एक हैं जिन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह के बर्थडे पर उन्हें बधाई दी है। सीएम योगी ने फोन करके मुलायम सिंह यादव को शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। तो सीएम योगी ने भी मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी, उन्हें फोन किया, उन्हें बधाई दी। तो
तो आज मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन है। ऐसे मौके पर पीएम मोदी ने भी उन्हें फोन करके शुभकामनाएं दी, बधाई दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई दी। और अब आपको दिखाते हैं अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें जहां पर एसपी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, दूसरी तस्वीर हमीरपुर की है और तीसरी तस्वीर मुलायम के गृह जिले इटावा की है, जहां कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। आप देख सकते हैं केक खिलाकर एक दूसरे का मीठा भी कराया गया, केक काटा गया, उनकी फोटो हाथ में लिए कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। तो कानपुर, हमीरपुर और इटावा की 3 तस्वीरें। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर अपील की है कि पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जानी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना है कि पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए, ताकि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया जा सके। तो देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना है कि कांग्रेस की कमान, पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम अलग अलग मंच से ये अपील करते रहे हैं ताकि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया जा सके। ये अपील यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के जरिए ट्वीट करके की गई है कि पार्टी की कमान अब प्रियंका गांधी को सौंप दी जानी चाहिए। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी में यह फैसला लिया गया है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इसके लिए चुनाव डिजिटली किया जाएगा, यानी कि डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ता अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुन पाएंगे। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह अपील की है कि प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान सौंप दी जानी चाहिए। इससे पहले भी वो इस तरह की अपील कर चुके हैं, प्रियंका गांधी के फेवर में अपना पक्ष रख चुके हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह ट्वीट किया है कि करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना है कि अब पार्टी की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में सौंप दी जानी चाहिए। इससे पहले भी वो इस तरह की अपील कर चुके हैं। और पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, उसका चुनाव पार्टी ने डिजिटली करने का फैसला किया है, यानी कि कार्यकर्ता डिजिटली चुन पाएंगे कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, उनकी चॉइस क्या है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, एक बार फिर आपकी अपील, लेकिन कितना असर दिखाएगी ये अपील? देखिए, कितना असर दिखाएगी, क्या फैसला होगा, ये तो भविष्य बताएगा। तो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं, कार्यसमिति, नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भावना है, मैंने उसको अभिव्यक्त किया है अपने ट्वीट के माध्यम से। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो सरकार चल रही है वर्तमान, इसके खिलाफ एक सशक्त भूमिका में कांग्रेस आए और देश को इस। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी सशक्त नहीं है? राहुल जी कमजोर है, मैंने ये थोड़ी कहा है, लेकिन राहुल जी ने स्वयं इस्तीफा दिया था 19 की हार के बाद में, और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा। तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, कार्यसमिति, वरिष्ठ नेताओं का ये दायित्व बनता है कि राहुल जी के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिले। अगर राहुल जी कहते हैं कि मैं अध्यक्षता स्वीकार करूंगा, तो राहुल जी के नेतृत्व तो किसी को संदेह नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वयं ये घोषणा की कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। ऐसे में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंपना चाहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।